हेलो मैन, जय हिंद एवरीवन। सो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान उपन्यास, जो कि हिंदी का एक शाश्वत उपन्यास जिसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कृषक जीवन की महागाथा गोदान प्रेमचंद। सो हम स्टार्ट करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म परिचय से। प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। इनका जन्म बनारस के पास लमही में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। इनकी आयु अभी 8 वर्ष ही थी कि इनकी माता का देहांत हो गया था। 14 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का भी निधन हो गया था और इन्होंने अपने बलबूते पर ही जो बीए की परीक्षा वो पास की। सन 1901 में उपन्यास तथा सन 1907 में इन्होंने कहानी लिखनी शुरू की। उर्दू में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन सन 1910 ईस्वी में सोजे वतन जब्त होने के बाद प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। सत्याग्रह से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में सरकारी नौकरी छोड़ दी। इन्होंने सन 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना की तथा 1930 में हंस नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इनका स्वर्गवास 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी का एक जन्म परिचय है। पहले कुछ पार्ट्स दे रखे इनके, मतलब जैसे कुछ भी भाग 1 भाग 2, तो इस तरीके से कंप्लीट जो उपन्यास के 36 भाग इस तरीके से इसमें दिए गए हैं। तो पहले आज इस वीडियो में हम पहला भाग पढ़ते हैं। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पाथ कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर बोला, तुझे रस पानी की पड़ी, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न हो गई, यानी कि थोड़ा लेट हो गई तो मालिक से भेंट नहीं होगी उनकी। इस तरीके से होरी ने कहा अपनी पत्नी धनिया से। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएगा, इसी से तो कहती हूँ कि जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन सा हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझते उसमें टांग क्यों अड़ाते हो भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है। अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई, यानी कि किस पर बिजली आश वो नहीं गिरी। मतलब ये अपनी थोड़ा जो लोकल लैंग्वेज है, लोक साहित्य, इस तरीके से उसमें होरी ने मतलब बताया है। जब दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से जो साहूकार की मानसिकता है, उन पर जो बड़े आदमी उनकी मानसिकता को दर्शाने का मतलब बताया गया कि पहले किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती थी। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करे, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार नहीं मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां, सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वह बच जाते। वह एक धेले की भी दवा न मंगवा सकी थी। उसकी भी उम्र अभी क्या थी, 36वां ही तो साल था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी, पर सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता के ही तो कारण कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियाँ खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। यानी कि आपस में जो स्त्री पुरुष की जो एक
बातचीत वार्तालाप जो होती है, तो उसमें मतलब वो हमेशा आई कैन रिलेट इट, मतलब इस चीज़ से मैं थोड़ा अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो सी दिस एज अ इन द मैरिज, स्त्री पुरुष दोनों आपस में मतलब, सो इट्स पर्सनली, सो मतलब इस तरीके से वो आपस में जब वो बात करते हैं, तो इस तरीके से जब वो उनकी कुछ दो चार कहा सुनी भी हो जाती है आपस में, कई बार चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, तो इस तरीके से मतलब वो एक यथार्थ, यानी कि गरीब का जो जीवन होता है, एक सामान्य वर्ग का, बिल्कुल किसान जो होता है उसकी जो चीज़ें होती हैं, उनको अपने घर भी संभालना होता है, उनको मेन चीज़ होती है कि अपनी रोटियाँ, दिन की रोटियाँ वो खाना, मेन चीज़ वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो उसको भी देखते हैं आगे। फिर उसने परास्त होकर होरी की लाठी मिर्जे जूते पकड़े और तम्बाकू का बटवा लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंख तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पाँचों पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान सारे सलज नहीं बैठे, जैसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सामने पिछले चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि सारी सलहजे देख कर रह जाएंगी। होरी ने पटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी तो 40 भी नहीं हुए हैं, मर्द तो 60 पर पाठ्य होते हैं। इसमें हम जो टर्मिनोलॉजी है कुछ इस तरीके से, जैसे अभी थोड़ा इन द कन्वर्सेशन ही थोड़ा इसी बात से, जैसे मैं एक बार पढ़ती हूँ ना, मैं इसको एक बार कंटिन्यू पढ़ के फिर अगर कुछ होता है तो ताकि इसको बीच में इंटरप्ट ना करें, ये चीज़ बिल्कुल ठीक रहेगी, ताकि उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे मर्द 60 पर पाठ्य होते हैं, तो इस तरीके से जो लोग एक छोटा सा जो फ्रेजेस आते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं, उन्हें हम और बेटर तरीके से कर पाएँ, तो ये चीज़ें और स्मूथली कंडक्ट हो पाए। सो चलते हैं। जाकर शीशे में मुंह तो देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठ्य नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं, पाठ्य होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं भी और सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आँच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुद्ध मुँह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगती हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था, जैसे वह अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपा लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से तिनके का सारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काना का जो दुख होता है वह क्या 2 आँखों वाले आदमी को कभी हो सकता है? On that note, we start in the next. काफ़ी अच्छा है। थैंक यू। जय हिंद।